ठीक है, अब हम अगली पॉइंट पे पढ़ते हैं। एक या एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज की बात करते हैं। अभी तक हमने किसकी बात की थी? एक चतुर्भुज, एक त्रिभुज की, दो चतुर्भुज की। अब हम क्या करेंगे? दो त्रिभुज की बात करेंगे। ठीक है, एक ही आधार पर बने गए त्रिभुज की बात करते हैं। देखते हैं प्रमेय 9.2 क्या कहता है। 9.2 भी यही कहता है कि जब हमने 9.1 से क्या सीखा था कि दो समांतर मतलब एक समांतर रेखा के बीच में एक ही आधार पर बने गए चतुर्भुज जो होते हैं, जैसे एक ही आधार पर बने गए चतुर्भुज जो होते हैं, मान लो कि ये है ना, एक तो ये वाला चतुर्भुज है ना, और एक ये पीछे वाला चतुर्भुज है, तो इन दोनों का एरिया क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो अब ये कहना चाह रहे हैं, अब ये कहना चाह रहे हैं कि एक ही आधार पर बने गए दो त्रिभुज अगर हो और वो एक ही समांतर रेखा के बीच में बने हुए हो, तो उन दोनों का एरिया भी क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, इतनी सी बातें कहना चाह रहे हैं। देख लेते हैं हम कि हम इसको सिद्ध कैसे करेंगे। उत्पत्ति हम इसकी देख लेते हैं। उत्पत्ति अगर देखें तो दो त्रिभुज एबीसी और पीबीसी कहाँ है भैया? ढूंढो। ए बी सी और पीबीसी, ठीक है, ये दो, ठीक है, ये दो ट्राइंगल है, ऐसे देखे गए। आधार बीसी और समांतर रेखा के बीच स्थित है। ठीक है, सीडी सीडी बनानी है हमको, किसके पैरेलल बनानी है? एबी के पैरेलल। और सीआर बनानी है हमको, किसके पैरेलल? बीपी के पैरेलल। ठीक है, ये करना है। और टच कहाँ पे करना है? एपी पे। ठीक है, आखिरी लाइन। ठीक है, इससे आप दो समांतर चतुर्भुज हम क्या करें? जनरेट कर पाए। एक तो क्या? एबीसीडी और एक क्या? पीवीसीआर, है ना। ये दो हमने समांतर चतुर्भुज जनरेट कर लिया। अब समझो कि जैसे ये दो समांतर चतुर्भुज बने, तो ये समांतर चतुर्भुज सेम पैरेलल लाइंस और सेम बेस के ऊपर है, तो इन दोनों का एरिया क्या हो गया? बराबर हो गया। जैसे इन दोनों का एरिया बराबर हो गया, और हमें जानते हैं कि एबीसी जो है कहाँ है भैया? एबीसी, ये रहा एबीसी, किसके बराबर हो जाएगा? एबीसी किसके सर्वांग सम हो जाएगा? सीडीए के। एबीसी किसके सर्वांग सम हो जाएगा? सीडीए के। ठीक है, क्योंकि डायगोनल दोनों को बराबर हिस्सों में क्या कर रहा है? डिवाइड कर, सर्वांग सम आकृतियों में डिवाइड कर रहा है, तो दोनों का एरिया क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो ये भी सर्वांग सम हो गई और ये भी क्या हो गई? सर्वांग सम हो गई। इससे ये आपको पूरी बता रखी है। अगर आपको उस लाइन में कंफ्यूजन हो डायगोनल का क्या होता है, तो ये चीज हमने पढ़ रखी है और यहाँ पे इसको अच्छे से लिख दी है। ठीक है, कि फिर से समझा देती हूँ कि अगर एक समांतर रेखा के बीच में, या फिर समांतर रेखा के बीच में तो क्या ही बोलूं, अगर कोई हमारा यह समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज का डायगोनल अगर हम खींच देते हैं तो क्या करता है? दो त्रिभुज बनाता है, और दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? एक दूसरे के क्या होते हैं? सर्वांग सम। तो बस ये यहाँ पे यही कह रहे हैं कि एबीसीडी ए बी एबीसीडी, हाँ, एबीसीडी में जो है, एबीसीडी का डायगोनल क्या है? एसी। तो वो क्या कर रहा है? एबीसी और सीडीए दो त्रिभुज बना रहा है, तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के सर्वांग सम हो जाएंगे। और समांतर चतुर्भुज बी पी पीबीआरसी में अगर हम देखें तो डायगोनल कौन सा है? पीबीआरसी में अगर आप ढूंढे डायगोनल तो कौन सा है? पीसी। पीसी क्या कर रहा है? पीबीसी और सीआरपी को क्या कर रहा है? दो समांतर त्रिभुज में, सर्वांगसम त्रिभुज में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? एक दूसरे के सर्वांगसम, और ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? एक दूसरे के सर्वांगसम। जैसे ही ये हुए तो एबीसी का एरिया तो क्या हो जाएगा? एबीसीडी के एरिया का आधा, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था क्वेश्चन में। ठीक है, और पीबीसी का एरिया कितना हो जाएगा? पीबीसीआर का आधा। तो जैसे ये भी, और फिर हम जानते हैं कि इसका एरिया तो इसके एरिया के बराबर है, तो ये चीज भी एक दूसरे के बराबर ही होगी ना पूरी। तो जैसे ये बराबर हुई तो ये दोनों भी एक दूसरे की क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो इन दोनों का एरिया भी क्या हो जाएगा? एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। सिंपल सी चीज है। ठीक है, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है जिसका एक विकर्ण एसी है। आइए मान लें कि एएन जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे? डीसी पे। ठीक है, अब देखो एडीसी जो है वो जैसे ही ये क्या है? इसका डायगोनल है, विकर्ण है। एसी जो है इसका विकर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा? एडीसी किसके सर्वांग सम हो जाएगा? सीबीए के। अभी हम इतनी देर से यही चीज सीख रहे हैं, सर्वांग सम हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये सर्वांग सम हुए थे, दो सर्वांग सम आकृतियों का क्षेत्रफल भी क्या होता है? बराबर होता है। यही लिखा गया है इसमें। इसके आगे हम देखें तो एडीसी का एरिया क्या हो जाएगा? पूरे एबीसी के एरिया का आधा। जैसे ही आधा होता है तो एबीसीडी के एरिया को हम और क्या लिख सकते हैं? ट्राइंगल का एरिया कितना होता है? हाफ।
आधार इंटू लंब, तो आधार क्या है डीसी, लंब कितना है एन, ठीक है, और एडीसी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हाफ आधार डीसी इंटू संगत शीर्ष लंब एन। तो इससे हम क्या सीखते हैं कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और संगत शीर्ष लंब के गुणनफल के आधे के बराबर होता है। तो हम बचपन से बहुत पहले से जानते हैं, सिर्फ रिवाइज करवाने के लिए, ठीक है। प्रमेय 9.3 अगर हम बात करें तो इसमें कुछ व्युत्पत्ति नहीं है, सिर्फ सीखने के लिए है। प्रमेय 9.3 कह रहा है एक ही आधार या बराबर आधारों वाले और बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं, वही मतलब 9.2 का विलोम है ये, ठीक है। इतना समझ में आया। उसके बाद हम देखते हैं उदाहरण 3। उदाहरण 3 क्या कह रहा है, दर्शाइए कि त्रिभुज की एक माध्यिका उसके उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज के बीच में विभाजित करती है। हाँ, तो होता ही है, देख लो अच्छे से। ये वाले में हम क्या कर रहे हैं कि an को सबसे पहले क्या करो, जैसे आपको क्या दिया गया होगा, इस तरीके से एक ट्राइंगल दिया जाएगा, या आपको बनाना ही पड़ेगा क्वेश्चन में, ए बी सी, ठीक है। इसका जो है मध्य पॉइंट कौन सा रहेगा, डी, ठीक है। जो बीसी को क्या कर रहा है, दोनों पार्ट में इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब हमको क्या करना है, ए से क्या करना है, एक क्या करना है, लंब डालना है, ठीक है। लंब डालना है ए एन, इस पर डालना है बीसी पे, ठीक है। इस प्रकार से कुछ आपका अच्छे से जो है फिगर बनेगा, ठीक है। जैसे ही आपने किया तो आप सबसे पहली चीज तो क्या कर सकते हो कि एरिया ऑफ ए बी डी ए बी सी ए बी डी अगर हम निकालना चाहें तो ए बी डी अगर हम निकालना चाहें तो एरिया ऑफ ए बी, सिर्फ ए बी डी वाला त्रिभुज देखो, ठीक है। एबीडी वाला त्रिभुज, अब त्रिभुज का एरिया निकालना, अभी हमने क्या सीखा, हाफ आधार, आधार क्या है एबीडी का, बीडी, ठीक है। और लंब, संगत लंब, संगत लंब कौन सा है, एएन, ठीक है। इतना समझ में आया। एएन क्या है, संगत लंब, ये भी हमने निकालना सीखा। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो इसी तरीके से निकाला जाता है। अब देखो एक सिंपल सी चीज ये देखो कि हाफ बीडी किसके बराबर है, मैंने बोला था कि बीडी कुछ इस तरीके से बना हुआ है, सॉरी डी कुछ इस तरीके से डला हुआ है कि वो क्या कर रहा है, बीसी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है, बीडी बराबर डीसी कर रहा है, ठीक है। तो बीडी बराबर डीसी जो है वो पॉइंट डी कर रहा है, तो बीडी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डीसी भी लिख सकते हैं ना, इंटू एन, ठीक है। तो अब डीसी जो है, डीसी अगर देखा जाए तो डीसी किसका हो गया, ये डीसी जो है ये भी एक आधार हो गया, और एन जो है ये भी क्या हो गया, संगत लंब हो गया। किसके लिए हो गया, ये किसके लिए हो गया, एडी डीसी, ये एडीसी ट्रायंगल के लिए हो गया ना, ये किसका एरिया बन गया, ये एडीसी ट्रायंगल का एरिया बन गया ना, बना कि नहीं बना, तो बन गया। बस हमको यही तो करना था, दर्शाइए कि त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित कर दिया। तो हमने सिद्ध कर दिया कि ए बी, ये क्या इधर तो ट्राइंगल एरिया ऑफ एबीडी ही चल रहा था ना, तो हमने क्या कर दिया, एबीडी का ट्राइंगल का क्षेत्रफल जो है वो एडीसी ट्राइंगल के क्षेत्रफल के बराबर सिद्ध कर दिया। आ गई बात समझ में, कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ जो है इन दोनों के नाम को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। आगे बात समझ में। उसके बाद में हम देखते हैं माध्यिका, क्योंकि दिया हुआ था, आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि आप बोल सकते हो कि मैडम आपको कैसे पता कि बीसी जो है सॉरी बीडी जो है वो डीसी के बराबर है, तो बेटा यहाँ पर एक माध्यिका बोला गया, तो माध्यिका कौन सी है, एडी ही है माध्यिका, एन तो लंब है, तो एडी माध्यिका है। माध्यिका मतलब क्या, माध्यिका जिस भी लाइन पे डलती है वो उस लाइन को दो बराबर टुकड़ों में क्या कर देती है, डिवाइड, ठीक है। तो आपको जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में लिखा हो कि बीडी बराबर डीसी है, लेकिन माध्यिका लिखा है तो भी आप ये चीज अच्छे से समझ, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उदाहरण 4 हमारा क्या कह रहा है, एबीसीडी एक चतुर्भुज है, बी एबीसीडी पे ध्यान दो, एबीसीडी एक चतुर्भुज है, बीई जो है वो पैरेलल है किसके, एसी के, इस प्रकार की बीई बढ़ाई गई डीसी को ई पर मिलती है। बीई को जब बढ़ाया गया और डीसी को जब बढ़ाया गया तो वो क्या करिए, ई पर मिल रही है, ठीक है। दर्शाइए कि त्रिभुज एडीई, एडी ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है वो जो है वो ए बी सी डी के क्षेत्रफल के बराबर है। फिगर में देख रहे हैं तो हमको उन दोनों का क्षेत्रफल बिल्कुल एक जैसा नहीं दिख रहा, लेकिन अभी सिद्ध करके बताते हैं। देखो सिंपल सी चीज है, सिंपल सी क्या चीज है कि एरिया ऑफ बीएसी किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ईएसी के, प्रमेय 9.2 से, प्रमेय 9.2 से, ठीक है। कि जब एरिया ऑफ ए बीएसी का है, ये रहा ये बीएसी, ये रहा बीएसी, और किसकी बात हो रही है, एईसी के, ठीक है, ईएसी की। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सेम पैरेलल लाइंस और सेम आधार पे बने हुए हैं, ठीक है। तो उनका एरिया क्या होता है, एक जैसा होता है, तो ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अब क्या करो, इधर क्या कर दो, इधर भी ऐड कर दो एरिया ऑफ एडीई,
और इधर भी क्या कर दो, ये एरिया ऑफ, इधर भी क्या कर दो, EAC को ऐसा कैसा लिखो और एरिया ऑफ ADE ऐड कर दो। भाई बराबर चीजें तो दोनों तरफ ऐड की जा सकती है, क्योंकि अगर इधर लेके आएंगे तो ये तो माइनस ही हो जाएंगे एक दूसरे से, लेकिन हमको इसका काम है तो हमने क्या किया, दोनों तरफ एक जैसी चीज क्या कर दी, ऐड कर दी। भाई अगर सिंपल सी बात है, ये वाले गिलास में आधा, ये वाले गिलास में कुछ पानी है, ये वाले गिलास में कुछ पानी है, अब मैंने क्या कर दिया, दोनों गिलास में कुछ बराबर पानी डाल, बराबर ही बनेंगी वो, तो कोई दिक्कत आएगी क्या? मतलब ये वाले गिलास में भी आधा पानी है और ये वाले गिलास में भी आधा पानी है, मैं आधा आधा और डालू तो मिलके एक ही बनेगा ना, बराबर ही बनेगा ना। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर थे और बराबर चीज मैंने इनके अंदर ऐड कर दी, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। अब आप इसको ऑब्जर्व करो, BAC में AD अगर ऐड हो जाता है, BAC में अगर ADE ऐड हो जाता है, नहीं ADE ऐड नहीं करना था, ADE ऐड नहीं करना था, ADC ऐड करना था, ADC ऐड करना था। ठीक है, ADC भी कोई दिक्कत नहीं है, वही वाली चीज है, सिर्फ E की जगह C ऐड करना है, मतलब इतना हिस्सा ऐड करना है, ये वाला हिस्सा ऐड करना है। ठीक है, ये वाला हिस्सा ऐड करना है, तो आप ध्यान से देना, BAC में अगर ADC ऐड हो जाता है, मतलब ये क्या है, पूरा ये बन जा रहा है, क्या बन जा रहा है, ये क्या बनते दिख रहा है, बोलो बोलो बोलो, ABCD, है ना? ठीक है, और इधर क्या हो रहा है, EAC में क्या ऐड किया मैंने, ADC ऐड किया था, ADC, EAC में मैंने ADC ऐड किया, तो मिलके क्या बन गया, AED, ये पूरा एरिया बन गया, AEE ADE या फिर AED या ADE, बोलो, बात तो एक ही है, तो यही तो हमको सिद्ध करना था। बस पूरे 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 चैप्टर में सिर्फ सिंपल सी चीज है कि आपको डायग्राम को देखना आना चाहिए, और कोई भी आपको पूरे चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा चैप्टर है वाकई में। इससे आपकी जो इमेजिनेशन है ना, बट मैथ से आपको क्या हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। बस आप ये देख देख के सिर्फ ऐसे बैठे मत रहो, कुछ मिस्टेक होगी, आप कभी ADC को ADE लिख दोगे, कुछ भी होगा, लेकिन आप क्या करोगे, फिगर में जब उसको चेक करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने भी फिगर में चेक किया ना, मुझे समझ आ गया, मैंने ये चीज गड़बड़ लिख दी, तो वो चीज मुझे कैसे समझ आई, क्योंकि मैंने फिगर को देख लिया था। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो आप गलतियां करने की संभावना ही नहीं है आपकी, अगर आपसे हो भी गई है तो आप आसानी से चेक कर पाओगे और आपका आंसर कभी गलत होगा ही नहीं। ठीक है, आशा करती हूँ आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आएगा, हम समझ आया होगा। हम क्या करते हैं, इस चैप्टर को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं हमने क्या क्या सीखा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने सीखी थी शुरुआत में कि किसी भी समतल प्लेन क्या होता है, सर्वांग समाकृतियां क्या होती है, आकृति के क्षेत्रफल क्या होते हैं, किस तरीके से दो आकृतियों से जुड़ के अगर कोई सिंगल आकृतियां बनी है तो उसका क्षेत्रफल किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, और फिर हमने प्रमेय सीखे कई सारे। ठीक है, पैरेललोग्राम के बारे में सीखा, बेस के बारे में सीखा, उसके एरिया के बारे में सीखा, दो त्रिभुज के बारे में सीखा, ये सारी चीजें हमने सीखी, काफी आसानी से हमने बहुत अच्छे से पूरा चैप्टर समझ लिया। प्रमेय 9.1 और प्रमेय 9.2 बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल सी चीज वो कह रही है कि अगर दो समांतर रेखाओं के बीच में सेम आधार पर अगर दो चतुर्भुज लिए जाते हैं, जो दो समांतर चतुर्भुज बनाए जाते हैं अगर, तो वो दोनों समांतर चतुर्भुज क्या होंगे, एक दूसरे का, उनका क्षेत्रफल क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। वैसे ही प्रमेय 9.2 ये कहती है कि एक समांतर रेखा के बीच में अगर दो त्रिभुज बनाए गए हैं तो, और उन दोनों का भी आधार जो है वो सेम है, तो वो दोनों त्रिभुज का भी क्षेत्रफल जो है वो क्या होगा, बराबर होगा। और हमने क्या देखा था कि हाँ, अगर आगे आगे एक चतुर्भुज है और पीछे एक त्रिभुज है, तो पीछे वाले त्रिभुज का एरिया जो है वो आगे वाले चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के एरिया के क्या होगा, आधा होगा। ठीक है, अब आगे त्रिभुज हो और पीछे त्रिभुज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे से तो, लेकिन हाँ, अगर एक चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, और एक अगर त्रिभुज है, तो उनका एरिया क्या होता है, एक चतुर्भुज के एरिया के आधा होता है त्रिभुज का एरिया। ठीक है, यही चीजें हमने सीखी, बस यही था, और बहुत इजी है, प्यारा सा चैप्टर है। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। अच्छे से प्रैक्टिस करना, अच्छे से समझना, कॉपी पेन चलाना और चीजों को थोड़ा सा इमेजिन करके देखना, समझना। त्रिभुज को कभी चतुर्भुज बोलोगे, चतुर्भुज को त्रिभुज बोलोगे, वो तो मैं एक साथ पढ़ाती हूँ तो कुछ कुछ थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, तो अगर कहीं कुछ बोलने में मिस्टेक होगी तो क्षमा चाहती हूँ, लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज
थोड़ा-सा उसको फ़ोकस करके पढ़िएगा ताकि आपको मेरी मिस्टेक्स भी समझ आए, अगर कहीं हुई हो तो। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी तरफ से कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है? लेकिन समझ के करोगे, अच्छे से करोगे, एनसीईआरटी साथ में पढ़ते चलोगे, एग्ज़ाम्पल्स तो मैं सॉल्व करवा ही रही हूँ, एनसीईआरटी के जो पीछे के एक्सरसाइज़ के क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करते रहना। बुक के अलावा कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आता है, लेकिन कांसेप्ट अगर समझ में आ जाते हैं तो हमेशा-हमेशा याद रहते हैं। ठीक है? मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।